Hello everyone. The topic for this video is how useful is school curriculum and how should we study it. स्कूल डेज में सब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम जो स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे हमें इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। ये ऐसे ही व्यर्थ है। हम टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कभी यूजफुल होगा या नहीं, या बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। हम स्कूल में ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं: मैथ्स, साइंस, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। मैथ्स मैथ्स में हम बेसिक अरिथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद अकाउंट सीखते हैं बेसिक, बाद में लोन्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे जाके हम जब अपने अकाउंट्स देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, हमने कहाँ पे खर्चा किया है, टैली हो रहा है या नहीं, सब कुछ। इसलिए वो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। बाद में हम लोन्स लेते हैं। किसी को बिजनेस करना होता है तो वो लोन लेता है, बाद में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशंस आने चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, कौन से लोन्स में हमें इंटरेस्ट कम लगेगा। हम चाहते हैं कि घर खरीदेंगे, ऐसा लगता है कि बड़े होके हमारे पास एक बड़ा घर हो, फार्म हाउस हो या कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हमें एरिया मेजर करते आना चाहिए। कोई चीज़ खरीदते हैं, वो लंबाई होती है, लेंथ या उसका वॉल्यूम होता है, तो ये हमें चीज़ें कैलकुलेट करने आनी चाहिए। इसलिए हम मैथ्स में ये बेसिक चीज़ें सीखते हैं। फिजिक्स फिजिक्स में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, ये वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हीट एंड टेम्परेचर। हम किचन में ये हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। अगर किसी ने बोला कि 1 लीटर पानी गर्म करो, तो हम 5 लीटर या 10 लीटर का बर्तन लेके उसके अंदर पानी गर्म नहीं करते, क्योंकि उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पानी जल्दी इवेपोरेट होता है और गर्म भी नहीं होता। इसके अपोजिट, अगर हमें कंडेंस्ड मिल्क बनाना है, हमें दूध अगर रिड्यूस करना है, तो हम एक बड़े पतीले में या कढ़ाई में उसे रिड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है और पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। इट इज द सिंपल टेक्निक यूजिंग हीट एंड टेम्परेचर। फ्रिक्शन, जिस चीज से हम रोज चल पाते, खड़े हो पाते हैं जमीन के ऊपर, फ्रिक्शन है। अगर ऑयल रहा तो हम गिर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। नीचे ऑयल गिरा रहा तो हम उसके ऊपर से गाड़ी नहीं लेके जाते, मिट्टी रही तो गाड़ी नहीं उसके ऊपर से ले जाते। क्यों? क्योंकि हम गिर सकते हैं। घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम दुरुस्त करते हैं, कुछ अगर खराब हो जाए तो हम घर पे रिपेयर कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं इंडियन भाषा में। तो वो कैसे? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बेसिक लॉज ही यूज करते हैं, और वो हम फिजिक्स से ही सीखते हैं। गियर्स इन पुलिस, किसी छोटे बच्चे को अगर कोई कार दी जाए जो रिमोट कंट्रोल से चले, वो 4-5 दिन उसके साथ खेलेगा, उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ के देखेगा कि वापस जुड़ती है क्या या नहीं, कैसे वो ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, उसके अंदर क्या है, गियर्स इन पुलिस सिस्टम ही होता है। ये सब तो फिजिक्स का ही पार्ट है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री हम सबसे ज्यादा रोज किचन में यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है तड़का लगाने में। तड़का लगाते वक्त हमारे बड़े हमें बोलते हैं कि कढ़ाई गीली नहीं होनी चाहिए, तेल के अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए। ऐसा क्यों? तेल का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है पानी से, तो जैसे ही तेल गर्म होता है, उसके अंदर के पानी के ड्रॉपलेट्स की एवेपोरेशन होता है, उसकी स्टीम बनती है, स्टीम प्रेशराइज होती है, और उसके बाद वो जो बबल होता है स्टीम का, वो फूटता है। तो बबल जब फूटता है तो कुछ ड्रॉपलेट्स गर्म ऑयल के हमारे पर उड़ सकते हैं। ये सिंपल केमिस्ट्री है, ये हम किचन में यूज करते हैं। वाटर एंड सॉल्ट वाटर, हमने अगर कभी कुल्फी खाई तो हमें कभी कभी ऐसा टेस्ट थोड़ा खट्टा लगता है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि कुल्फी वाला कुल्फी सॉल्ट वाटर में जमाता है, उसे सॉल्ट वाटर में कैरी करता है। उससे क्या होता है, वो जल्दी पिघलती नहीं है। क्लीनिंग, जैसे कभी ऑयल गिर जाए तो हम उसे साफ कैसे करेंगे? डिटर्जेंट से। और डिटर्जेंट ही क्यों, बाकी कोई चीज क्यों नहीं? ये डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स पानी और ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच का ब्रिज का काम करते हैं, वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। इसलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। कुछ चीजें मिक्स करनी चाहिए, कुछ चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए।
ये चीज हम केमिस्ट्री से ही सीखते हैं। बायोलॉजी, हमारी बॉडी है, कैसे वर्क होती है ये तो समझ में आना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ में आना चाहिए। अगर डॉक्टर कोई कुछ चीज बोले तो वो हमें समझ में भी आनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया और हमने मान लिया। आप बोलते रहोगे कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई है, मुझे टांग में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर बोलेगा कि यू हैव अ फ्रैक्चर इन योर फीमर। फीमर मतलब टांग की हड्डी। सो ये चीजें बेसिक हम स्कूल में सीखते हैं पर बाद में भूल जाते हैं कई बार। अगर हम गार्डनिंग करें या कोई एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करें, हमारे पास कोई पेट हो, तो उसके केयर लेने में भी हमारे बायोलॉजी बहुत यूजफुल होता है। लैंग्वेजेस, जनरली सब लोग स्कूल में 3 भाषाएं सीखते हैं, पर ये भाषाएं सीखना क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज, भाषा में हम जो चैप्टर्स देखते हैं उसके अंदर पोएम्स होती है, लेसन्स होते हैं। वो लेसन्स हमें कुछ मोरल्स देते हैं, लोगों के कुछ अनुभव होते हैं, उनसे हम कुछ गुण ले सकते हैं जो हमें आगे सक्सेसफुल होने में मददगार होते हैं। तो ये सब हमें लैंग्वेजेस के लेसन से सीखने मिलता है। हमारी वोकेबलरी अच्छी होती है, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखना होगा तो आप 2 या 3 पेज का बड़ा लेटर नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने स्कूल में सीखा है कि फॉर्मल लेटर शॉर्ट होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये सब चीजें हम लैंग्वेजेस से सीखते हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स, जो हो गया है वो क्यों पढ़े, ये अब कई बार मन में सवाल आता है। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो हमारे आगे आने वाले डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। हम पीछे हुई घटनाओं को ध्यान में रख के अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ इवेंट्स हुए तो उनके बीच का कोरिलेशन समझ सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो पीछे हो गए, कुछ लोग जो पीछे हिस्ट्री में थे, उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उनकी इंस्पिरेशन लेके। बाद में सिविक्स क्यों पढ़े? हमारे राइट्स और ड्यूटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक चीजें हमें सिविक्स में पढ़ाई जाती है। उसमें आता है हमारे राइट्स और हमारे ड्यूटीज, वो हमें समझे, वो हम फॉलो कर सके, इसलिए सिविक्स पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, कोई दूसरे देश में क्या चलता है, वहाँ क्या उगता है, वहाँ का लैंडस्केप क्या है, क्यों पढ़े? उसके पीछे कुछ रीजन है। उस रीजन का हमें अगर कुछ ज्ञान मिल जाए और वहां से कोई बाद में आदमी यहाँ आए, हमसे वार्तालाप करे, तो हम उससे उनके यहाँ की चीजों से के साथ बात कर सकते हैं। उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो पहले से हमें पता होता है। उनके सामने किन चीजों की बातें नहीं करनी चाहिए वो हमें पता होती है। उनका खान पान कैसे होता है वो हम जान सकते हैं। आगे जाके अगर हम कोई बिजनेस करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसमें बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स है, कहाँ पे कोई कौन सी चीज उगती नहीं है और वहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से निर्यात और आयात कर सकते हैं। ये सब चीजें हम ज्योग्राफी से पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स से क्या, कंट्री की इकोनॉमिक्स का हमारे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम इकोनॉमिक्स से सीखते हैं। जैसे अगर आरबीआई ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया तो हमारे लोन्स पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंजेस होते हैं, जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा हो तो हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, ये सब्जेक्ट ज्यादा करके बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, बट ये बहुत यूजफुल होता है। क्यों? आर्ट हमारे विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन एनहांस करने में मदद करता है। हमें चीजें अच्छे से इमेजिन होती है। कोई अगर पेंटिंग बनाए तो कागज पे बनाने से पहले उसको दिमाग में बनाना पड़ता है, तो उससे हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। और स्पोर्ट्स क्यों? स्पोर्ट्स से हमें टीम में काम करने की आदत लगती है। अगर किसी को कोई टास्क दी जाए तो वो अच्छे से कैसे फॉलो कर सकता है, वो हमें स्पोर्ट्स खेलने से मिलता है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर हम हार भी जाए तो भी जीतने वाले को विश करना, अपनी हार अच्छे से एक्सेप्ट करना, उससे नाराज न होना, वो पॉजिटिवली लेना, अपने फेलियर्स को पॉजिटिवली लेके अगली बार और अच्छे से ट्राई करना, ये हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। और एक नया सब्जेक्ट जो आता है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। वे एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों? उसमें हम सस्टेनेबिलिटी सीखते हैं, कौन से मटेरियल्स अच्छे हैं कौन से नहीं है, हम कौन से वे में कॉस्ट इफेक्टिवली और सस्टेनेबली चीजें बना सकते हैं, हमारे नेचर की तरफ ड्यूटीज क्या है वो हम सीखते हैं।
हम जैसे सांस लेते हैं, पानी यूज करते हैं, तो हमारी कुछ नेचर की तरफ कुछ ड्यूटीज भी होती है, उसका हमें केयर लेना चाहिए। तो ये हम वहां से सीखते हैं। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और उसके बायलॉज, अगर हम आगे जाके कुछ मैन्युफैक्चर करें, कुछ बिजनेस डालें, तो उसके लिए नेचर के कौन से, एनवायरमेंट के कौन से परमिशंस लेने पड़ते हैं और कौन से बायलॉज हैं, वो हम उससे सीखते हैं। अब ये सब तो हो गया कि क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि कंसेप्ट के लिए पढ़ो, पर एडमिशन तो मार्क्स पे होता है। तो स्टडी कैसे की जाए कि हमें दोनों में एक्सेल कर सके, कंसेप्ट और मार्क्स? देखते हैं। ये 4 लाइन्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। स्टडी फॉर कंसेप्ट, स्टडी फॉर द ट्रू मीनिंग, स्टडी फॉर द रीजन एंड स्टडी फॉर योर क्यूरियोसिटी। अगर हम वो उस कंसेप्ट को समझने के लिए स्टडी करें, उसके पीछे का जो अर्थ है वो समझने के लिए स्टडी करें, ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए स्टडी करें, और अपनी क्यूरियोसिटी के लिए स्टडी करें, तो वो टॉपिक हर एंगल से स्टडी होता है। तो इसके बाद जब कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें उसके आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कोई भी सब्जेक्ट लूँ या कोई भी टॉपिक लूँ, तो उसको ये 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। एग्जाम्पल, अगर इक्लिप्स हो, तो इक्लिप्स क्या है? इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स लाइन में आते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो सनलाइट है वो ब्लॉक करता है। कैसे आता है? हाउ दिस हैपेंस इज, ये तीनों बॉडीज रिवॉल्व करती है एक दूसरे के अबाउट। सो इसलिए कभी कभी लाइन में आती है। वैसे होता है। कहाँ होता है? स्पेस में होता है, सोलर सिस्टम में होता है हमारे। और कब होता है? जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में आते हैं। अब हम किसी टॉपिक को इन 5 क्वेश्चन से टैकल करें, तो कोई क्वेश्चन बचता नहीं है कि जो एग्जाम में उस टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है। अगर हमने ये 5 क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर कर लिए, तो हम एग्जाम में कोई भी आंसर लिख सकते हैं इजीली। फिर एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी उसका एक और मेथड है, गो फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन फाइंड द फॉर्मूला। हमारे बुक्स में फॉर्मूलाज दिए होते हैं, कंसेप्ट दी होती है, उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। वो कंसेप्ट क्यों डेवलप हुई, उसके पीछे जो प्रॉब्लम था, जो उसको सॉल्व करना था, उसका स्टेटमेंट होता है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसको अगर हम स्टडी करें, तो उससे हम फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। कैसे? हर कंसेप्ट का फॉर्मूला, हर कंसेप्ट या फॉर्मूले की स्टेटमेंट होती है। फॉर एवरी कंसेप्ट और फॉर्मूला there is a statement. Okay, we should study the statement first. It is the starting point. We should understand it thoroughly. Then और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर, वो स्टडी की जाए। बाद में उसे इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ फिगर्स दी होती हैं, कुछ फिगर्स के बाद कुछ उसको एक्सप्लेनेशन दिया होता है। उसको इमेजिन करो, उसको विजुअलाइज करो कि वो कैसे होगा, क्यों आया होगा, उसकी फिगर कैसे दिखेगी। ये इमेजिन करने के बाद हम उसको फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो या उसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करो। वो सॉल्यूशन या फॉर्मूला किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया होता है, तो हम भी वो बना सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लुक वेयर इट कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ। वो अपने रियल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करो। अगर ये हम ढूंढ ले, तो हमें वो फॉर्मूला इजीली याद रहता है, वो कंसेप्ट इजीली याद रहती है। अगर हम वो यूज करना सीख ले, तो हम डेली यूज कर सकते हैं। उससे हमारी रिवीजन भी इजीली होती है और फिर याद रहने में आसानी भी होती है। एग्जाम्पल, पाइथागोरस थ्योरम। अभी इसका एक डेफिनेशन है, अ थ्योरम एट्रीब्यूटेड टू पाइथागोरस दैट द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स। अभी नीचे जो फिगर दी है और जो फॉर्मूला दिया है, स्कूल में हमने इसे ऐसे ही सीखा है, हमने लर्न कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन इसके स्टेटमेंट में एक एरिया था, एक एरिया वर्ड है, वो कहाँ गायब हुआ? तो वो एक्चुअल जो इसका स्टेटमेंट है, उसको अगर इमेजिन करें, तो वो ऐसे दिखता है। स्क्वायर्स के जो एरिया है, उनका सम इक्वल होता है। अगर हम ये फिगर विजुअलाइज कर ले, मन में बना ले, तो हमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम वो इजीली याद रख सकते हैं।
हमें आगे इजीली याद रहेगा और अप्लाई भी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ और एग्जाम्पल देखते। रेवोल्यूशन एंड सिविल वॉर्स। रेवोल्यूशन और सिविल वॉर कब होता है? जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या रूलर से खुश नहीं होती। वो खुश क्यों नहीं होती? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन या रूलर ने उनके ऊपर कुछ लॉ लगाया होता है जो उनको पसंद नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता, या उनके ऊपर ज्यादती होती है, ऐसे उन्हें लगता है, तो वो उसका विरोध करते हैं, उसको अपोज करते हैं। और जब रेवोल्यूशन या सिविल वॉर्स खत्म हो जाती, तो मोस्टली क्या होता है, पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन जाती है और नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है। ये तीन कंसेप्ट हम अगर समझ ले किस रेवोल्यूशन और सिविल वॉर के लिए, तो इसमें सिर्फ बचा क्या, जो जिन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया उनके नाम, डेट्स और लोकेशन। बाकी बेसिक कंसेप्ट तो सेम है। अभी एक क्वेश्चन है, ये फिगर है, हमने शायद से स्कूल में देखा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सोचिए जरा। ये फिगर इसे रिप्रेजेंट करता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हमने स्कूल में पढ़ा था, देखा था, फिगर शायद से भूल गए, पर फॉर्मूला लर्न कर लिया। पर अगर उसके बजाय हम फिगर याद कर ले, तो फॉर्मूला हम कभी भी बना सकते हैं, कभी भी डिराइव कर सकते हैं। उसे लर्न करने की जरूरत नहीं। लर्न करने से उसके अंदर मिस्टेक्स होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। पर ऐसे स्टडी क्यों करें? हम पहले से बुक्स में से स्टडी करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, घर पे आके वापस रिवाइज करते हैं। तो हम ऐसे क्यों स्टडी करें? सबसे पहली चीज, जब हम कोई चीज विजुअलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं एक पिक्चर फॉर्मेट में, तो हम वो इजीली याद रख सकते हैं, हमें वो ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। तो इसका फायदा क्या होता है, हमें कम बार रिवाइज करना पड़ता है, उसके बाद स्टडी का टाइम कम लगता है, ज्यादा टाइम तक हम याद रख सकते हैं, जिंदगी भर हम इस मेथड से वो चीज याद रख सकते हैं। और अगर आपने ये इजीली याद रख लिया, आपको सब समझ में आ गया, आप इजीली याद रख के वो सॉल्व कर सकते हो, तो जाहिर है कि आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। अब ये एक एग्जांपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको कैसे इमेजिन किया जाए? तो ये एरो जब इस बो एंड एरो से निकलेगा, तो ये जाके कहीं एक ट्री को लगेगा या किसी और ऑब्जेक्ट को लगेगा, लेकिन तब तक ये एरो ट्रेवल करता रहेगा। तो ये क्या दिखाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, until acted by an unbalanced external force, a body stays in its state of rest or motion। बराबर है, ये एरो अपनी मोशन की, अपना जो मोशन है उसी के अंदर रहेगा जब तक इसको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई ट्री या कोई ऑब्जेक्ट हिट नहीं करता, उसे रोकता नहीं है। तो हमने ये अगर फोटो देख लिया, इमेजिन कर लिया, तो हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हर बार लर्न करने की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड क्यों याद रखें जब हम हर बार वो डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के कंक्लूजन्स क्या है? सबसे पहली चीज, जो नॉलेज हमने लिया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज इमेजिन कर ले, विजुअलाइज कर ले, तो हमें वो इजीली याद रहती है और हम उसको समझ के अप्लाई भी कर सकते हैं जिंदगी में। अगर हमने वो अप्लाई किया तो हमारे नॉलेज का यूज होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज लेने के पीछे। अगर हम वो इजीली याद रख सकते, यूज कर सकते, तो हम स्कोर भी इजीली कर सकते। और अगर स्कोर कर लिया तो आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। और इसका एक और कंक्लूजन ये निकलता है कि स्कूल में जो हम कुछ सीखते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो हम लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं और इसीलिए हमें सिखाया जाता है। बस हम कई बार वो भूल जाते हैं, लेकिन ये भूले ना, इसके अलग अलग टेक्निक्स है, इसे फॉलो करें और हर एस्पेक्ट में हम उसको ध्यान रख के यूज कर सकते हैं। तो इसी इंतजाम के साथ स्टडी करें। ये टॉपिक क्यों लिया मैंने? तो ये टॉपिक लेने के पीछे का रीजन ये है कि एक बार एक सेमिनार में करीब 200 बच्चों के बीच में, उनमें मैं भी था, हमें पूछा गया कि पाइथागोरस थ्योरम आपने किसी ने स्कूल के बाद यूज किया क्या? उनका कहना था कि स्कूल में जो हम सीखते हैं वो किसी काम का नहीं है। लेकिन असलियत में ऐसा था कि जो मुझे लगता था कि वो हम यूज करते हैं,
सो उन्होंने पूछा कि पाइथागोरस थ्योरम तुमने कहीं यूज किया है, किसी ने किया हो तो बताओ। मुझे लगता है किसी ने यूज नहीं किया। तो उन 200 बच्चों में से मैं अकेला था जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैंने यूज किया। तो उन्होंने पूछा क्यों, कहाँ यूज किया? तो हमारे खेती पे वहां पे बॉर्डर को परपेंडिकुलर निकाल के आम के पेड़ लगाने थे जो एक ग्रिड फॉर्मेट में लगे। इसके लिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। तो जब मैंने 7th में सीखा वो मैंने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में आके यूज किया। भले ही टाइम गया लेकिन यूज कर पाए। तो इसलिए मुझे लगा कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो स्कूल में हम पढ़ते हैं वो आगे यूजफुल है। कई बार हम वो भूल जाते हैं लेकिन वो यूजफुल होता है। अभी हम सब घर पे हैं, तो घर पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं? कई बार बच्चे जूम मीटिंग पे स्टडी करते हैं, उनके लेक्चर्स चलते हैं, लेकिन उनको लगता है यार पढ़ेंगे या पढ़ पाएंगे या नहीं, समझ में आता नहीं। ये टाइम हम खुद को पढ़ाने में या खुद पढ़ने की आदत लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके हर बार हर कोई टीचर नहीं मिलता कि वो हमें पढ़ाएगा और हम समझ लेंगे। हमें खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से समझना पड़ता है। तो ये जो टाइम है इसे हम अपॉर्चुनिटी लेके इस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, इसका कंक्लूजन था। थैंक्स फॉर व्यूइंग। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ऐसे कुछ और टॉपिक्स मिले तो प्लीज डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स अ लॉट।